नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी ने तीसरी बार पीएम की शपथ ली, लेकिन पीएम मोदी ने भले ही कांग्रेस के अजय राय को लगभग 1.5 लाख वोटों से हरा दिया है, लेकिन चर्चा उनके जीत के अंतर को लेकर आज भी हो रही है। काशी में जीत का अंतर 3.15 लाख कम हो गया और कुल पड़े वोट की संख्या में भी 62,000 मतों की कमी हो गई। मोदी कभी भी किसी भी चरण में वोट के हिसाब से नहीं पिछड़े, लेकिन इस बार इतिहास बन गया और शुरुआती चरण में एक बार वो अजय राय से पीछे भी हो गए। जीत के बावजूद पीएम मोदी के नाम एक और अनचाहा रिकॉर्ड बन गया कि किसी मौजूदा पीएम के चुनाव में हार जीत के अंतर के हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बाद ये दूसरा सबसे कम आंकड़ा है। यानी कि इस बार वोटों का मार्जिन घटकर 1,52,513 तक पहुंच गया। अब सवाल ये उठता है कि जब पीएम के नाम पर वोट मिलने की बात की जाती है तो पीएम मोदी के वोट मार्जिन में इतनी कमी क्यों आई? इसके पीछे जो पहला बड़ा कारण बताया जा रहा है वो है विपक्षी एकता। चुनाव आयोग के अनुसार नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2014 में 42 कैंडिडेट मैदान में थे। 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन किया और कैंडिडेट की भी संख्या घटकर 26 हो गई। इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस से हुआ और 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ केवल 7 प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वाराणसी में पीएम मोदी के सामने सपा बसपा से अधिक मजबूत गठबंधन सपा कांग्रेस का साबित हुआ। और ये तो साफ है कि 2024 में सपा का वोट बड़े आराम से कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ। वाराणसी की सभी विधानसभा में दूसरे नंबर पर आए कैंडिडेट के प्रदर्शन में 2019 के मुकाबले 2024 में सुधार आया है। बनारस में पीएम को मिले कम वोटों के पीछे ये भी कारण बताया जा रहा है कि बनारस इकाई के भाजपाइयों खासकर पुराने कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त गुस्सा है। उनका कहना है कि आखिर किससे सलाह ली गई, हम तो यहाँ पहले से ही थे और बढ़िया कर रहे थे, तो हम लोगों को डिमोट क्यों किया गया। उनमें गुस्सा इस बात से भी है कि बाहरी कार्यकर्ताओं को लाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के ऊपर उन्हें थोप दिया गया और जो नए नेता आए वे बड़े नेताओं का शह पाकर अति आत्मविश्वास से उन्हें आदेश देने लगे। मीडिया में भी इस बात की काफ़ी चर्चा है कि जमीनी कार्यकर्ताओं से बस कागजी रिपोर्ट मंगवाई जाती थी। स्थानीय मुद्दों पर असल तस्वीर क्या है, कैसे समस्याओं को एड्रेस करना है, इस पर कोई सार्थक चर्चा तक कभी नहीं हुई। बस पार्टी दफ्तर और होटल कमरों में नए नवेले भाजपाई के साथ कागजों पर 500 से ज़्यादा बैठकों का रिकॉर्ड बना दिया गया। जब इसे लेकर क्लिक इंडिया ने वाराणसी के कुछ लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि अगर पीएम धुनी है तो हम भी बनारसी हैं। पीएम मोदी ने काशी में बहुत काम किया है, कोई इतना नहीं कर सका आज तक, लेकिन हम भी वोट देकर पीएम मोदी को दिल्ली भेजते हैं, तो अगर बनारस में कुछ भी गलत होगा तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हर बार की तरह सभी को ऐसा लग रहा था कि मोदी लहर में सब जीत जाएंगे, तो पीएम को कौन टक्कर दे सकता है। पीएम हर बार की तरह बड़े अंतर से जीतेंगे। दूसरी बात कि बनारस वालों ने यह भी माना कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद जब पूरा देश ये सोच रहा है कि मोदी 400 पार सीटें लाएंगे, तो बनारस में क्या सोचना है। पुराने कार्यकर्ताओं का ये भी आरोप है कि नवनियुक्त लोकसभा प्रभारियों को गाड़ी, पैसा, बढ़िया होटल, मोबाइल जैसे गिफ्ट देकर अपने सिंडिकेट का अघोषित हिस्सा बना दिया गया। इसी का फायदा उठाकर विधान परिषद की सदस्यता भी उन्होंने ले ली और ये वे लोग थे जो 2014 में बदलाव की बयार को देखते हुए अपने व्यावसायिक हितों के लिए भाजपा में आ गए। पीएम या शीर्ष नेताओं की नज़र में आने के लिए मन की बात का मीडिया में प्रचार प्रसार कराया गया और इसका फायदा उठाकर पैसे के दम पर पद ले लिया गया। हाल ये था कि सत्ता का सुख भोगने के लिए लोग मोदी लहर के नाम पर पार्टी से तो जुड़ गए थे, लेकिन पार्टी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, मोदी की क्या सोच है, इन सब पर कभी किसी ने प्रचार प्रसार तक नहीं किया। बस वो बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा कर किसी न किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस, तो किसी ने अपने रेस्टोरेंट, तो किसी ने हॉस्पिटल, तो किसी ने शोरूम को ही आगे बढ़ाने के लिए सत्ता का खूब दोहन किया। दूसरी बात कि 2014 से 2019 में नुक्कड़ सभाओं को लेकर प्लानिंग काफ़ी होती थी, ये सभी ने गौर किया, लेकिन इस बार लोकसभा प्रभारियों ने कोई प्लान नहीं बनाया नुक्कड़ सभाओं को लेकर। उसका असर ये हुआ कि विपक्ष की तरफ से जो हमले होते थे उसको काउंटर करने की किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई, कोई इस पर काम नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि विपक्ष जो भी मोदी सरकार पर आरोप लगाता था जनता उसे सही समझती रही। होली हो या दशहरा या फिर कोई अन्य कार्यक्रम, देश और दुनिया ने देखा है कि बनारसी अपने रंग में रंग जाते हैं, जिसमें उम्रदराज लोगों या बुद्धिजीवियों की राय
का एक अलग महत्व होता है बनारस में। लेकिन पहली बार ऐसा था कि बनारस के कुछ बुद्धिजीवी जो बीएचयू के एक रिटायर्ड डीन थे और जो भाजपा से जुड़े थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वाहियात वीडियो बनाकर पोस्ट किया जिससे पार्टी की छवि को खासा नुकसान पहुंचा। तो ये भी एक बड़ा कारण था मोदी जी की लोकप्रियता कम आने में। और ऐसी बात नहीं कि उन्हें ऐसे बुद्धिजीवियों को समझाया नहीं जा सकता था, लेकिन लोगों ने किया क्या, मोदी लहर अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो इतना आत्मविश्वास से भरे हुए थे, आप फिर कह सकते हैं कि इतना अति आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने पार्टी का ही सत्यानाश कर दिया, या कह सकते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत तेजी से कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीएम मोदी की लोकप्रियता अगर कम हुई तो इसके पीछे एक और सबसे बड़ा कारण ये रहा कि भाजपा खुद को अजय समझने लगी थी और पीएम मोदी को एक जन्मजात चक्रवर्ती। वो भूल गई कि भोले बाबा की नगरी बनारस में आईआईटी छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप अगर भाजपा आईटी सेल के 3 कार्यकर्ताओं पर लगता है और उनकी गिरफ्तारी में पहले टालमटोल होता है और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, तो मैसेज किया जाता है बनारस वालों को भी। जब बनारस वाले अच्छे कामों में पीएम मोदी को श्रेय दे रहे हैं, तो रेप जैसी जघन्य वारदात में या जघन्य नीचता में चाहे भाजपा कार्यकर्ता ही करे वो, लेकिन बदनामी की कालिक से पीएम मोदी नहीं बच सकते। और सच में हाल ये था कि कार्यकर्ताओं की दबंगई और मन बढ़ई की बनारस में कई घटनाएं हुई जिससे जनता को शर्मसार किया। और आम चुनाव की घोषणा से पहले से लेकर वोटिंग के आखिरी चरण तक के करीब आधा दर्जन घटनाएं घटी भी, क्योंकि नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद पार्टी ऐसे मन बढ़ंतों का बचाव करती रही जो जनता की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण बना। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय लगातार हमले करते रहे भाजपा पर, सरकार पर और सिस्टम पर सवाल उठाते रहे और डायरेक्ट पीएम मोदी को घेरते रहे कि कहीं ना कहीं आप ही इन सारे वारदातों के पीछे जिम्मेदार हैं और आपकी पार्टी, आपकी सरकार जिम्मेदार है। तो ये खास वजह जिसके चलते पीएम मोदी की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होती गई। पीएम को मिले वोटों से हटकर अगर सीटों को भी लेकर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 लोकसभा सीटें मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह संख्या घटकर 240 हो गई। देखा जाए तो बीजेपी को इस बात को लेकर गंभीरता से सोचना होगा कि वह मुगालते में रहने की बजाय बिना किसी पक्षपात के जनहित के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे जिसमें सच में सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, गुनहगारों को सजा मिले, लेकिन ये देखकर नहीं कि वो भाजपा का है या फिर कांग्रेस का। तभी एक विकसित भारत का निर्माण हो पाएगा या फिर हो सकता है। अन्यथा जनता के लिए कांग्रेस को यह छूत नहीं है जिसे वो वोट नहीं करने की कसम खाई है, बल्कि जनता ने कांग्रेस को भी इसीलिए हटाया था कि उसके शासन में हर दिन भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते थे। आज कांग्रेस अगर रसातल में चली गई है तो वही हाल आज बीजेपी में 2 बार विश्वास करने के बाद बीजेपी को लेकर है। और आने वाले दिनों में अगर पार्टी ने जनता के विश्वास की कदर नहीं की तो ये संभव है कि जनता उसे विपक्ष में बैठने का फरमान सुना दे। मोदी की कम होती लोकप्रियता से कम यही दिख रहा है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।